हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आता तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और ट्रांसमाइग्रेटर विलियम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो लुओ फैन अपने लुओ फैमिली के यहाँ पर जा रहा होता, उतने में ही हमारा लुओ वहाँ पर आ जाता है, अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज कर ले जाता है। और इसे देखने के बाद उस लुओ फैन को पूरी तरह से फट जाते हैं। इसके वजह से वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये तो 10th लेवल का बंदा है, इसके सामने हम टिक ही नहीं पाएंगे। ये बोल के वहां से भागने के लिए सभी को ऑर्डर देने लगता है। उतने में हमारा लुओ वहाँ पर मौजूद सारे लोगों पर एक जोरदार अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से वो लुओ फैन तो बच जाता है, पर वहां पर सारे लोग पूरी तरह से मर जाते हैं एक ही अटैक की वजह से। और इसे देखने के बाद ये लुओ फैन अपने मन ही मन सोच रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है बीसी। वो बंदा अचानक आया और हम पर अटैक करके हमें जान से ही मार डाला। ये एक सेकंड, कहीं वो बंदा मेरे पास ये कैलकाडोनी फ्लोर को लेने के लिए तो नहीं आया। अभी हम देखते हैं वो लुओ फैन को मारने के लिए इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। और इसे देखने के बाद वो बंदा भी खड़े हो जाता है। इसके बाद सोचने लगता है, अगर ऐसी बात तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। ये बोल के ये भी एक तलवार निकालता है। इसके बाद एक जोरदार अटैक उस लुओ पर कर देता है। उसका नाम ब्लेड वेव होता है। ये देखने के बाद लुओ इस अटैक के काउंटर अटैक कर देता है, वो भी अपने वाटर एनर्जी को यूज करके। इसकी वजह से उस वाटर एनर्जी इसके अटैक को पूरी तरह से चीर के सामने की तरफ आकर इस लुओ फैन को लग जाती है। इसके वजह से इसको पूरी तरह से चोट लग जाता है और उसके मुंह के अंदर से भी खून आने लगता है। और इस लुओ का अटैक देखने के बाद ये लुओ फैन पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि लुओ इस पर शैडो स्वॉर्ड टेक्निक यूज कर दिया होता है। और इसे देखने के बाद लुओ फैन पूछ रहा होता है, तुम कैसे शैडो स्वॉर्ड टेक्निक यूज कर सकते हो? क्या तुम लुओ फैमिली का बंदा हो? क्या तुम लुओ ही हो? क्योंकि मेरे फादर ने ये बताया था कि उस लुओ को भी ये टेक्निक आता है। ये सुनने के बाद लुओ इसके सामने आ जाता है। आने के बाद उसको फेस दिखाते हुए बोल रहा होता है कि तुमने ऑलरेडी मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए मैं अपना फेस को और भी छुपा के कोई भी मतलब नहीं होने वाला। और ये देखने के बाद वो लुओ फैन और भी हिल जाता है और पूछने लगता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे फादर ने तुझे जान से ही मार डाला। पर वो सब भी छोड़ो, तुम जैसे जैसे बच चुके होंगे मेरे फादर के हाथों में। पर मुझे ये बताओ कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम 4 महीने पहले 8th लेवल पर थे, पर अब तू 10th लेवल पर ब्रेक थ्रू करके 10th लेवल के बंदे बन चुके हो। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसके बारे में मुझे बताओ। ये सुनने के बाद लुओ ही कहने लगता है, नल्ले साले का तुम्हें और तुम्हारा फादर को एक ही चीज आता है, और वो चीज है धोखा देकर किसी को पीछे से कैसे मारना। अगर तुम और तुम्हारा फादर दोनों ये सब छोड़ के अपना कल्टीवेशन पर फोकस किए तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग बन पाते अभी तक। और तुम्हारा कमीना फादर ऐसा धोखे देकर मारने एक बार ही फोकस करने लगे, इसीलिए ऐसा नल्ले बन के रह गए अभी तक। सुनने के बाद लुओ फैन कहने लगता है कि हाँ, तुम सच बोल रहे हो ब्रदर, इसीलिए मुझे तुम प्लीज एक और मौका दो, और वो मौका मैं यूज करके मैं अच्छे काम करने लगूंगा। और तुम्हारे बारे में भी मैं अपना फादर को कुछ भी नहीं बताऊंगा, इसीलिए प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे एक और मौका दो। ये सुनने के बाद लुओ ही बोलने लगता है, क्या इतना सा बात है? क्या तुझे वो छोड़ देना है? नो प्रॉब्लम, तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, अभी चुटकी बजाने के टाइम में तुझे छोड़ देता हूँ। ये बोल के वो सच में चुटकी बजाता है और चुटकी के अंदर से एक छोटा सा अटैक आ जाता है और आने के तुरंत बाद उस लुओ फैन के सिर के आसपास करके उसे जान से मार डालती है। और उसके बाद लुओ ही बोलने लगता है कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया वैसा ही चुटकी बजा दिया और छोड़ दिया तुझे। इसके बाद लुओ ही अपने मन में सोचने लगता है कि ये लुओ फैन काफी ज्यादा स्ट्रांग था, फिर भी मेरे सामने वीक पड़ गया, क्योंकि ये अभी तक इनेट रेल पर बिल्कुल भी नहीं पहुंचा है। और मैं भी इनेट रेल पर पहुंचने पहले उस लुओ टियानबे के पास जाकर बदला लेने की कोशिश करूँ तो मेरा हाल भी ऐसा ही बन सकता है। तो इसीलिए बदला लेने से पहले मुझे कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनेट रेल तक पहुंचना पड़ेगा, और उससे पहले मुझे उस कैलकाडोनी फ्लोर को ढूंढना पड़ेगा। ये सोचने के तुरंत बाद उस लुओ फैन के शर्ट के अंदर से वो बॉक्स निकालता है। निकालने के बाद उस बॉक्स के अंदर खोल के देखने लगता है, तब उस अंदर सच में वो कैलकाडोनी फ्लोर होते हैं और वो पूरी तरह से चमक भी रही होते हैं। और उसे देखने के बाद लुओ अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे उम्मीद है ये आनचुन को पूरी तरह से ठीक करेगी। पर यहाँ पर एक दिक्कत की बात है कि मैं इस कैलकाडोनी फ्लोर को आनचुन के पास कैसे पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी के लिए उस लुओ फैमिली के पास बिल्कुल भी लाड नहीं सकता। तो इसलिए अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास अब कोई चॉइस ही नहीं बचा सिस्टर बिंगयून के पास जाकर सारे सच्चाई बताने के अलावा। अभी आप शूट उसी रेस्टोरेंट के अंदर एक कमरे के अंदर वो तीसरे ग्रुप के सारे मेंबर्स पूरी तरह से पार्टी किए जा रहे होते। तब हम सिस्टर बिंगयून को देखते हैं, वो अपने प्लेट के ऊपर का खाना बिल्कुल भी खा नहीं रहे होते। इसे देखने के बाद लुओ ही पूछने लगता है कि सिस्टर बिंगयून तुझे क्या हुआ? तुझे ये खाना तुझे पसंद नहीं आ रहा था क्या? अगर पसंद नहीं आ रहा तो हम कोई और खाना क्यों मंगा लेते हैं। ये सुने के बाद सिस्टर बिंगयून कहने लगते हैं, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये खाना अच्छा था पर मुझे भी खाने का मूड नहीं है, इसीलिए मैं खा नहीं रहा हूँ। उतने में ही उसी कमरे के अंदर एक वेटर आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है, यहाँ पर सिस्टर बिंगयून कौन है? क्योंकि बाहर के एक बंदा ये लेटर को सिस्टर बिंगयून के पहुंचाने के लिए बोला है। ये सुने तुरंत बाद सिस्टर बिंगयून बोलने लगते हैं कि वो सिस्टर बिंगयून मैं ही हूँ, इसलिए वो लेटर मुझे दे दो। ये सुने तुरंत बाद वो बंदा वहां पर आ जाता है। आने के बाद उस लेटर को सिस्टर बिंगयून को दे देता। देने के तुरंत बाद ही हमारे सिस्टर बिंगयून उस लेटर को पूरी तरह से पढ़ने लगते हैं। पढ़ने के बाद पूरी तरह से चौंक जाती है, और इतना चौंकता हुआ वो सिस्टर बिंगयून देखकर ये लुओ ही पूछ रहा होता है, सिस्टर बिंगयून क्या कोई गड़बड़ है क्या? तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? इतने में सिस्टर बिंगयून वहां से काफी तेजी से भागते हुए बोल रहे होते हैं कि मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, तुम मुझे फॉलो करने की कोशिश भी मत करना। और ऐसे ही भागते भागते फाइनली जिस प्लेस के बारे में उस लेटर के अंदर लिखा हुआ होता है उसी प्लेस के पार आ जाते हो। आने के बाद बोलने लगते हैं, लुओ ही क्या तुम सच में लुओ ही हो क्या? सुने तुरंत बाद ही लुओ इसके पीछे आ जाते हो। आने के बाद बोलने लगता है, सिस्टर बिंगयून तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि वो लेटर मैंने ही लिखा है सच में, और मैं अभी तक जिंदा
हूँ, इसीलिए एक बार पीछे मुड़कर देखो। ये सुने तुरंत बाद सिस्टर बिंगन पीछे मुड़कर देख लेते हैं और देखने के बाद पूरी तरह से रोने लगती है और रोते रोते ही इसके पास आ जाते हैं। आने के बाद एक जोरदार थप्पड़ इस लुओई पर कर देते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि क्या तुझे पता है कि हम सारे लोगों को कितना चिंता हो रही है तेरे वजह से, और हम सब लोग ये सोच रहे थे तुम सच में मर गए हो। ये सुने के बाद लुओई बोलने लगता है तुम सारे लोगों को इतना चिंता करवाने की वजह से प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुने तुरंत बाद सिस्टर बिंगन उस लुओई को हक कर लेते हैं। हक करने के बाद बोलने लगते हैं कि तुम बुद्धू भाई का तुम इतना दिन कहाँ पर थे और मुझे मिलने के लिए या मुझे सच बताने के लिए क्यों नहीं आया मेरे पास। ये सुनने के बाद लुओई बोलने लगता है कि माफ करना सिस्टर बिंगन, अगले बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद सिस्टर बिंगन पूछने लगते हैं लुओई तुम कमी न कहीं का इतना सारे दिन तुम क्या कर रहे हो, तेरे साथ क्या क्या हुआ, वो सारे चीज पूरी तरह से मुझे बता दो। अगर तुमने मुझसे एक भी चीज छुपाने की कोशिश भी की तो मैं तुझे आज जान से ही मार डालूंगा। ये सुनने के बाद लुओई बोलने लगता है ओके सिस्टर बिंगन, आपसे मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, पर वो काफी ज्यादा लंबा स्टोरी है इसलिए वहां पर बैठ कर बात करेंगे। और इसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठ जाता है। बैठ जाने के बाद लुओई सारे कांड के बारे में बताने लगता है, जो कांड उस आइलैंड पर हुआ, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जो कांड को, वो सारे चीजों के बारे में। और ये सारे बात सुनने के बाद सिस्टर बिंगन उसका गाल पकड़ लेते हो। पकड़ने के बाद बोलने लगती है सारे मैंने गुस्से में तुझे थप्पड़ मार लिया, क्या तुझे अभी भी दर्द हो रहा है उसके वजह से। ये सुनने के बाद लुओई बोलने लगता है सिस्टर बिंगन आपको इतना भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि ये इतना भी दर्द नहीं कर रहा, और आपको मैं यहाँ पर इसीलिए बुलाया कि आपसे मुझे थोड़ा मदद चाहिए। ये सुनने के बाद सिस्टर बिंगन बोलने लगते है बोला अगर वो चीज मेरे औकात के अंदर रहा हो तो मैं आसानी से तुझे मदद करने के लिए तैयार हूँ। और उससे पहले सिस्टर बिंगन आपको मुझे ये प्रॉमिस करना है कि मेरे जिंदा रहने के बारे में आपको किसी को भी नहीं पता, और इसका मतलब हमारा थर्ड ग्रुप का लीडर यानी उस लुओयू को भी इसका बारे में बताना मत, क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमारे थर्ड ग्रुप में भी उस लुओ टियानबा का आदमी है या नहीं। ये सुने बाद सिस्टर बिंगन बोले मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है वो लुई काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और मैं यहाँ पर काफी जल्दी में आ गई, इसलिए मैं वहाँ पर जाने के बाद वो लुई काफी ज्यादा क्वेश्चन मुझे पूछेगा और वो सारे क्वेश्चन को मैं क्या जवाब दूं उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ये सुनने के बाद लुओई बोलने लगता है कि आपको इसका चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं सिस्टर बिंगन, क्योंकि उस लुओयू के कैरेक्टर के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। वहां पर जाने के बाद वो लुई आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा इसके बारे में, पर आप सारे क्वेश्चन को कुछ भी नहीं जवाब देकर वहां पर चुपचाप बैठे रहेंगे तो वो भी आपको और भी क्वेश्चन पूछने की या जबरदस्ती जवाब जानने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी उसके साथ ऐसा किया हुआ है और उसके बाद वो पूरी तरह से चुप हो गया और क्वेश्चन पूछने की कोशिश भी नहीं किया है मेरे साथ। तो इसलिए आप भी ऐसा ही कीजिए और आपको परेशान कुछ भी नहीं होगा। ये सुने के बाद सिस्टर बिंगन बोलने लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, और तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। और ये आपको ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।